हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 36 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 35 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है 2 के पावर 10 माइनस के 3 के पावर 10 और बटा में 5 के पावर 10 माइनस के 6 के पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 के पावर 10 माइनस का 3 के पावर 10 और बटे में कितना है, यह है 5 के पावर 10 और माइनस का है 6 के पावर 10। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3 के पावर 5 का स्क्वायर और बटे में ये भी हो जाएगा 5 के पावर 5 का स्क्वायर और माइनस का 6 के पावर 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं दोस्तों कितना, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। यहाँ से ये हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस का 3 के पावर 5 इंटू का 2 के पावर 5 प्लस का हो जाएगा 3 के पावर 5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 के पावर 5 माइनस का 6 के पावर 5 और ये हो जाएगा इंटू का 6 के पावर 5 प्लस का 5 के पावर 5। इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक टू पी बाई की के रूप में, यानी कि यह एक कौन सी संख्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे, यानी कि यह एक धनात्मक संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है। सीआई के लिए दिया है मूलधन, सीआई के लिए जो मूलधन दिया है वह दिया है कितना, वह दिया 4,000। ठीक है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10% और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष का। बस निकाल देंगे पहले सीआई, तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई निकालने के लिए पहले हम लोग को 1 वर्ष के लिए ऐसा निकालना पड़ेगा। तो 4,000 का 1 वर्ष के लिए 10% की 10 से कितना हो जाएगा ऐसा ही, यह हो जाएगा 2 जिससे कैंसिल आउट और ये 40 दाम में 400, यानी कि हो जाएगा 400 पहले वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई भी हो जाएगा 400 और जो लास्ट में मिलेगा ब्याज के ऊपर यानी कि एसआई पर जो ब्याज मिलेगा उस सभी को जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा सीआई। तो फिर 4 से 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा सीआई कितना आ गया, यहाँ से आ गया 400 400 800 840 यानी कि 840 आ गया हमारा सीआई। तो बोला क्या है, बोला है कि जो साधारण ब्याज है वह इतना राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, एसआई जो है वह सीआई का आधा है। तो सीआई कितना है 840 है, 840 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 420 हो जाएगा एसआई। इसका मूलधन पूछा है, तो एसआई बराबर होता है पी आर टी बटा में 100, तो 420 बराबर में हो जाएगा पी आर कितना है, आर एसआई के लिए दिया है 8% और टाइम दिया है 3 वर्ष, बटे में हो जाएगा ये 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 तिया 42 और ये 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, ये 70 दूनी 140 और ये 25 चौके 100, ये भागा में 25 इधर है तो हो जाएगा गुना में, इनका से पी बराबर में आ जाएगा 70 इंटू का 25। ठीक, ये कितना हो जाएगा पी, यहाँ से पी हो जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 14 और 3 17 1750 है, वो साधारण ब्याज के लिए मूलधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। यहाँ से कितना कर रहा है, राम कर रहा है एक कार्य को 20 दिनों में, यानी कि आर फॉर राम इस कार्य को कर रहा है 20 दिनों में और कृष्णा कितना दिन में कर रहा है, के फॉर कृष्णा इसी कार्य को कर रहा है 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो कार्य निकालेंगे तो कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से 60। तो राम की क्षमता आ जाएगा 3 और कृष्णा की क्षमता आ जाएगा 2, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 5 यूनिट, लेकिन करना कितना है 60 यूनिट। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 12 5 60, यानी कि दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को कर देंगे 12 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर
डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया कितना निश्चित दूरी है, तो दूरी मान लेते हैं कि वो क्या है, वह एक दूरी है, ये निश्चित दूरी, ठीक है। जिसमें कि बोला एक निश्चित चाल से तय की जाती है साइकिल चालक द्वारा। तो ये साइकिल चालक द्वारा कितना हो जाएगा चाल, ये हो जाएगा डी बाई टी, क्योंकि डी बट्टा में निश्चित समय है तो बट्टा में हो जाएगा टी। ये हो गया साइकिल चालक द्वारा, ठीक है। आगे दिया है कि यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में, यानी जॉगर के लिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है दोगुने समय के लिए, यानी 2t के लिए उससे आधी दूरी तय करता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका आधी दूरी यानी कि d/2 हो जाएगा। तो बोला है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइकिल चालक का चाल कितना है, इसका है d अनुपात ये जॉगर की चाल हो जाएगा v2 बराबर हो जाएगा। साइकिल चालक द्वारा कितना है चाल, वो है d/t, यानी कि d/t अनुपात का हो जाएगा। जॉगर द्वारा दोगुना समय लेते हैं 2t और डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो आधा तय कर रहा है, यानी कि d/2 बटा में हो जाएगा 2 इंटू का t, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/t अनुपात का, ये 2t चला जाएगा ऊपर, यानी कि d बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4t, ठीक है। यहाँ से ये t से t कैंसिल आउट और d से d कैंसिल आउट, ये तिरछे गुना होगा, ये हो जाएगा 4 अनुपात का 1, यानी कि साइकिल चालक द्वारा और जॉगर द्वारा चालों का अनुपात आ गया 4:1, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो कुल निवेशित राशि कितनी थी। तो यहाँ से मान लेते हैं कि उसका कुल निवेशित राशि जो था वह था 7,000 रुपया, यानी कुल निवेशित राशि, टोटल निवेश राशि जो था वह था 7,000 रुपया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% के दर पर, क्योंकि रेट कितना है 4% है, और इस रेट पर कितना दे रहा है धन, यह दे रहा है कुल राशि का 1/7 को, तो 7,000 का अगर 1/7 निकालेगा तो ये हो जाएगा 1,000, यानी कि 1,000 राशि को दे रहा है 4% की रेट पर। फिर क्या बोल रहा है कि 1/2 को 5% पर देता है, यानी कि रेट कितना है, रेट बराबर में 5%, और इसको दे रहा है टोटल राशि के 1/2 पर। तो 7,000 का अगर 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, यानी कि इस पर मूलधन दे रहा है 3500 रुपया, ठीक है। फिर क्या बोला है कि आगे बोला है कि शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी कि शेष राशि को वो 6% की दर पर देता है, यानी कि 6% की दर पर देता है, और राशि कितना देता है, शेष राशि को कितना राशि दे चुका है 3500 और 1,000, यानी कि ये हो गया 4500। तो 4500 तो 7,000 में 45 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 45, 5 50 और 20 70, यानी कि 2500 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि शेष राशि 2500 को दे रहा है 6% की दर पर, और टोटल पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना 730 रुपये का। तो निकाल देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऐसे बराबर में होता है पी आर टी बट्टा में 100, यानी कि 4 गुने में 1,000 गुने में 1 और बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 5% की दर पर 3500 का 5% इंटू का 1 बट्टे में हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इंटू का 2500 इंटू का टाइम 1 और बट्टे में हो जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, ये हो जाएगा 430 रुपये के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जो डबल जीरो ये कैंसिल आउट, ये भी डबल जीरो कैंसिल आउट, ये भी डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 चौके 40 प्लस का ये 35 पाँचे 5 25 25 15 2 17 175 प्लस ये हो जाएगा 25 छक्का 150 और बराबर में हो जाएगा 730 रुपये के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और ये 5 7 12 12 4 16 के 86 1 1 2 3 के 365 बराबर में हो जाएगा 730। ये कट जाएगा 2 बार में, लेकिन 1 का मान आ गया 2, तो टोटल राशि कितना माना है निवेशित, वो माने है 7,000, इसलिए 7,000 बराबर में कितना हो जाएगा 7,000 बराबर में हो जाएगा 2 गुने में 7,000,
यानी कि टोटल निवेशित राशि जो था उसका था 14,000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त ए को बिंदु ए पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर में 15 सेंटीमीटर है, दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कोई एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें कि स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त ए को बिंदु ए पर इस प्रकार स्पर्श करती है। तो मान लेते कि ये हो गया हमारा ए बिंदु और ये हो गया हमारा P बिंदु, ठीक है। यह स्पर्श कर रही है इस प्रकार, ठीक है, जिसमें कि दिया है कितना, AP बराबर में 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये मान लेते कि हमारा एक केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, यानी कि 8। इसका जो मान दिया है ये कितना दिया है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया कि इस वृत्त के केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यानी किसको मान किया है, O। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 8, 15, 17। यहाँ से होता है 8, 15, 17, यहाँ से 8 भी है, 15 भी, क्या मिसिंग है, 17 मिसिंग, क्योंकि यही 17 जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र से इस बिंदु P के बीच की दूरी हो जाएगा, यानी कि OP की लंबाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। जैसे कितना है, 1 वर्ष के अंत में, यानी कि महेश, M फॉर महेश और H फॉर हरीश है, ठीक है। यह व्यवसाय में शामिल करते हैं 20,000 रुपये कि महेश व्यवसाय में शामिल करता है 20,000 रुपया, जबकि हरीश जो है वो 30,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है। जिसमें क्या आगे बोला है, 3 महीने के बाद हरीश ने अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, यानी कि 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो लगता है इसका 30,000 रुपया, किया हो जाए गुने का 3,000 रुपया। फिर क्या करता है, 3 महीने के बाद यह 5,000 रुपये निकाल लेता है, कितना लगाता है, ये शेष राशि बचेगा इसके पास 25,000, और ये 25,000 निवेश होगा 9 महीने के लिए। और ये कितना कर रहा है, मैं अपना पैसा निकाल नहीं रहा है, यानी कि ये कर रहा है टोटल 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है। फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000, ठीक है, महेश के लिए। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000 प्लस का ये 25 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो हो जाएगा पहले, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि 2,25,000 ये हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,40,000 अनुपात का, ये 3 तो जीरो पहले बैठा लेते हैं, हो जाएगा ये 5 और ये 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 और 1 3 के 3,15,000 इसका हरीश के लिए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट, और ये 5 से, यानी कि हो जाएगा 4 5 20 और 5 8 40, और ये 5 6 30 5 3 15 और जाएगा, ये जाएगा 16 3 48, और ये 3 दूनी 6 और 1 3 एकम 3, यानी कि 16 अनुपात 21 के इसके लाभों का अनुपात हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं साइकिल का जो क्रय मूल्य था वह था 100 रुपया, यानी कि जब साइकिल का हो जाएगा क्रय मूल्य 100 रुपया, तो पहले इसके कितना परसेंट का लाभ होता था, इसका लाभ होता था 140% का, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का 140 अधिक, यानी कि 240 रुपये का इसका विक्रय मूल्य था पहले, ठीक है। फिर बाद में क्या बोल रहा है, यदि साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है, यानी कि साइकिल की संख्या पहले ही मान लेते हैं तो है 1, तो 700% बढ़ जाती है, क्योंकि ये 8 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य जो है वो 50% घट जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा 50% घट जाता है, यानी कि 240 में से आधा हो जाता है, यानी कि 120 रुपया हो जाता है। तो इसका टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, और साइकिल की संख्या कितना है, वो है 8, यानी कि गुने का हो जाएगा
8 यानी कि हो जाएगा 12/96,960 रुपये का। ठीक है, और यहाँ से कितना साइकिल का किराया मूल्य, साइकिल का किराया मूल्य हो जाएगा ये 8 गुना हो जा रहा है पहले का, यानी कि यहाँ से साइकिल का किराया मूल्य हो जाएगा CP2 वो हो जाएगा, पहले कितना मानते हैं एक साइकिल का किराया मूल्य, वो माने थे 100 रुपया, तो यहाँ से हो जाएगा 8 साइकिल का किराया मूल्य 800 रुपया। यहाँ से इसको कितना लाभ हो रहा है, यहाँ से इसको लाभ प्राप्त हो रहा है 800 से 960 यानी कि 160 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। और किससे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो 800 से, कैसे प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा 160 बट्टा में 800 गुने का 100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 8 दूनी 16 यानी कि उसको लाभ प्राप्त हो रहा है वो 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 1350 का मिश्रित कर्णीय रूप ज्ञात कीजिए। बस कितना है, अंडर रूट का 1350 है, ये है अंडर रूट का 1350, पर इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो 1350 का कितना गुणनफल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 3 7 5 35, फिर जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 25, 2 5 चौके 20, कितना जाएगा, ये जाएगा 3 से, यानी कि हो जाएगा 18 3 54, फिर जाएगा 3 से, फिर 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ से गुणनफल आ जाएगा हमारा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने में 6, और ये अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब दोस्तों कितना, 2 के पेयर में ये बाहर निकलेगा, यहाँ से 1 5 निकलेगा, फिर यहाँ से 1 3 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुने में 3, और यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट का 6 के पहुँचती है 15√6 इसका मान हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वो 13 रुपये प्रति केजी के दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस कितना खरीद रहा है, यह खरीद रहा है क्योंकि सीपी कर रहा है 200 क्विंटल गेहूं, वो भी 1200 प्रति क्विंटल की दर से, यानी कि 1 क्विंटल का दाम है कितना 1200 रुपया। यहाँ से कितना क्विंटल खरीद रहा है 200 क्विंटल, 200 क्विंटल गेहूं का कितना मूल्य हो जाएगा, 1200 इंटू का 200, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 0 4 0। ठीक है, कैसे हो जाएगा 2,40,000 रुपये का ये गेहूं खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ से जो सीपी 2,40,000। आगे बोल रहा है कि उसने परिवहन और भंडार पर खर्च कितना करता है 10,000 रुपये, उनकी परिवहन और भंडार पर खर्च का 10,000 रुपये, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा लागत मूल्य, वो हो जाएगा 2,40,000 प्लस का 10,000 और लग जाएगा, यानी कि 2,50,000 उसका टोटल हो जाएगा लागत मूल्य या किराया मूल्य, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कितना है, यहाँ से वो बेच रहा है 13 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी कि यहाँ से 1 क्विंटल बराबर में होता है, 1 क्विंटल बराबर में होता है कितना 100 केजी होता है। ठीक है, ऐसे कितना क्विंटल खरीद रहा है 200 क्विंटल खरीद रहा है, 200 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 200 क्विंटल बराबर में हो जाएगा 200 इंटू का 100, यानी कि 2 पर 4 0, यानी कि हो जाएगा 20,000 केजी गेहूँ हो जाएगा। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका टोटल एसपी हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है, यानी कि 13 इंटू का हो जाएगा 20,000, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि 2,60,000 रुपये में ये गेहूं को बेच रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है उसको, वो खरीद रहा था, यानी कि टोटल उसका लागत मूल्य है 2,50,000 और बेच रहा है 2,60,000 में, यानी कि वो प्रॉफिट कमा रहा है 10,000 रुपये का। ठीक है, और किसे कमा रहा है, तो 2,50,000 से, और गुने का हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, और ये 25 चौक के 100, यानी कि उसका प्रॉफिट हो रहा है 4% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 11xy प्लस का 24y स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 11xy और प्लस का दिया है 24y स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस किसको लिख सकते हैं हम लोग 3xy प्लस का ये 8xy प्लस का 24y स्क्वायर। यहाँ से अगर x को मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का ये 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेते हैं कॉमन 8y, तो ये हो जाएगा x प्लस का ये 3y हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा गुणनखंड आ जाएगा x
प्लस का 3y और x प्लस का 8y। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कितना दिया है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए में 199। 199 किसी का गुणनखंड है या मल्टीपल है? 199 जो है वो किसी का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वो जो अभाज्य संख्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनकी 199। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपया हो जाएगी? तो यहाँ से क्या दिया है कि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर क्या होगा। यहाँ से अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है? वह दिया है 1348.32 और मूलधन कितना दिया है? यह दिया है 1200 रुपया और टाइम कितना दिया है? यह दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर में होता है P इंटू का 1 प्लस R बाई 100 के पावर T होता है। तो अमाउंट हो जाएगा 1348.32 और P को इधर ट्रांसफर करके हो जाएगा बाटा में, कि बट्टे में हो जाएगा 1200 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस R बट्टा में 100 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो नीचे बैठाना पड़ेगा, 2 जीरो नीचे यहाँ से बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 12 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 यानी कि 10,000 हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? ये जाएगा कितना? ये हो जाएगा 12 एकम 12 1, 12 एकम 12 2, 28, 12 दूनी 24, 4, ये 12 तिया 36, ठीक 7 और बछक 72 यानी कि 11,236। तो 11,236 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 106 का, यानी कि 106 बाटा में ये 100 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 106 बटा में 100 बराबर में 1 प्लस का R बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि हमारे यहाँ से आ जाएगा 106 बटा में 100 माइनस का 1 बराबर में R बटा में 100 हो जाएगा। तो 100 एलसीएम तो 106 माइनस का 100 बटा में 100 बराबर में हो जाएगा R बटा में 100। ये हो जाएगा 6 बटा में 100, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट और ये 106 में से 100 हो जाएगा, यानी कि 6। ये R बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ से 6%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? कितना है? ए जो है बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है, यानी कि ए हो गया और ये बी हो गया। और ए जो है बी के मुकाबले दोगुना तेजी से कार्य करता है, तो बी का मान तो कि 1 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 20 से दोगुना यानी कि 2:1 हो गया। और इन दोनों मिलकर कितना में कार्य करें? ये करें 12 दिनों में। जैसे टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा दोनों की क्षमताओं का योग, इनके 3 गुने में हो जाएगा 12। यहाँ से टोटल कार्य हो जाएगा 36। तो पूछा क्या है? पूछा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो बी की क्षमता कितना है? 1 है और काम कितना करना है? 36। यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 36 कि बी अकेले इस कार्य को कर देगा 36 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 2/11 को -5/14 की व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ से दिया है 2/11 गुना में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके व्युत्क्रम करेंगे -5/14 के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -14/5, यानी गुने का -14/5 से गुना करने पर कितना मान हो जाएगा? ये हो जाएगा -14 दूनी 28 और 11 5 55, इनकी माइनस क्या है? 28/55। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 7 सहित 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 प्लस x हो तो x का मान क्या होगा? ऐसे मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाता है। बस कितना दिया है? 7 सहित 8/9 दिया है। ठीक है, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 9 7 63, 63 और 8 71, यानी कि 71/9 हो जाएगा इसका मिश्रित भिन्न। तो इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, जिसमें कि दिया है कि उसका अंश 70 प्लस x हो, यानी कि अंश कितना है? 71 और इस 71 का मान दिया है
70 प्लस का x हो तो x का मान क्या होगा। इस 70 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 71 में 70 यानी कि 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होता है। 200 ग्राम जो है वह 1 kg का यानी कि 1 kg का कितना भाग होता है। तो 1 kg बराबर कितना होता है ग्राम, 1 kg बराबर में होता है 1000 ग्राम, यानी कि 200 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है यानी कि भाग है। तो ये 200 बटा में हो जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 5 10, ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 200 जो है वह 1 kg का 1/5 भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2/5, 1/3 और 3/7 का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि घटते क्रम क्या होगा। तो घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। जैसे दिया है 2/5, 1/3 और 3/7 दिया है। तो पहले इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 × 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल और 7 21 और 21 दूनी हो जाएगा ये 42, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट 7 5 35 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट 25 15 और 15 3 45, ठीक है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न है 45 वाला, यानी कि ये 3/7 है। जैसे यहाँ से हो जाएगा पहले 3/7, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना 42 यानी कि 2/5 और फिर हो जाएगा 1/3 लास्ट में। बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि घन की भुजा कितना दिया है, घन की भुजा यानी कि ए बराबर जो दिया है वो दिया है 9√3, इसका विकर्ण पूछा है। तो घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण यानी कि डी बराबर जो होता है वह होता है √3 गुने में भुजा, फिर हो जाएगा √3 इंटू का भुजा कितना है 9√3 है। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 है कि 9 3 27 का हो जाएगा घन का विकर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या r 36 सेंटीमीटर और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है, यदि 4l बराबर में 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 गुने चाप की लंबाई इंटू का होता है त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है वृत्तखंड की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और आगे दिया है कि 4l बराबर में दिया है 3r। यहाँ से r को इधर ट्रांसफर मारेंगे और 4 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ये हो जाएगा l/r बराबर में 3/4, ठीक है। जिसमें कि त्रिज्या दिया 36 यानी कि 4 का मान दिया है 36, तो जो 4 बराबर हो जाएगा 36 तो 1 बराबर में हो जाएगा 9, ठीक है। तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना यानी कि ये हो जाएगा कितना 9 गुना 9 3 27, तो चाप की लंबाई आ गया यहाँ से 27 और त्रिज्या दिया ही है कितना 36। अब निकाल लेंगे वृत्तखंड का एरिया यानी कि ये हो जाएगा 1/2 चाप की लंबाई कितना गया है 27 इंटू त्रिज्या कितना है 36 है, तो ये कट जाएगा 18 दूनी 36, यहाँ से हमारा आ जाएगा एरिया 27 इंटू का 18, ये कितना होता है 18 7 26 से इनकी 6 हाथ में लगा, हाथ ही लगा 12 और ये 18 36 36 और 12 48 इनकी 486 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि P बराबर में A इंटू एम इंटू आर और Q बराबर में B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर, जहाँ A B M R विषम अभाज्य संख्या है तो P और Q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। जैसे P बराबर कितना दिया है, P बराबर जो दिया है वह दिया है A गुने M गुने R और Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर दिया है B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर। इसमें कौन कौन से कॉमन है, P में M कॉमन और Q में M कॉमन, इसमें R कॉमन है उसमें भी R कॉमन है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा P और Q का एचसीएफ वो हो जाएगा M इंटू का R, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 इंटू का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7
इंटू का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, अंडर रूट का 1 प्लस 3 प्लस 5 5 3 8 8 और 1 9 इंटू का हो जाएगा ये 9 और 7 16 इंटू का हो जाएगा 16 और 9 25। ठीक है, इसका मान पूछा है तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 5 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका मान हो जाएगा 4 3 12 12 5 60। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बस कितना दिया है, बॉयज एंड गर्ल का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल का रेशियो जो दिया है वो दिया है 3:2। तो अपने सुविधा के अनुसार मान लेते हैं क्या दिया है, 300 अनुपात का 200 दिया है। ठीक है, जिसमें कि दिया है कि 20% लड़कों को, कि 20% लड़कों को मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो नहीं मिल रहा है कितने परसेंट लड़के को, वो नहीं मिल रहा है 80% लड़के को। यानी कि 300 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। इनके 240 को नहीं मिल रहा है और कितना को मिल रहा है, ये मिल रहा है 60 लड़के को छात्रवृत्ति मिल रहा है। ठीक है, और लड़कियों में कितना है, लड़कियों में 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो लड़कियों में जब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है 75% का। तो अगर 200 का 75% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150। लेकिन 150 को नहीं मिलती है लेकिन 50 को मिलती है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्रों की प्रतिशत कितनी है। तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्रों का परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से कितना है, न मिलने वाले छात्रों की संख्या 240 है और फिर है 150, ये कितना हो जाएगा 200 है 300 390। कि 390 छात्रों को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति और कितने छात्रों से नहीं मिल रहा है, तो टोटल छात्र है 302 500, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 500 इंटू का हो जाएगा 100। ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 7 5 35 4 5 8 40। 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु सी पर समकोण बनाता है जहां सी डी लंब ए बी है और कोण ए बराबर में 55 डिग्री है तो कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी है, जिसमें कि दिया है कोण सी पर समकोण है, ये वाला कोण 90 डिग्री। और क्या दिया है, अगर एक सी डी लंब ए बी है, यानी कि सी डी जो लंब है वह है ए बी पर। ठीक है, तो कोण ए बराबर में 55 डिग्री, कोण ए बराबर में है 55 डिग्री, तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा, कोण ए सी डी का मान कितना होगा, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। और चौथे त्रिभुज ए बी सी में तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 55 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री, जिसमें क्या हो जाएगा 9 5 14 के 145 डिग्री, तो ये वाला कोण हो जाएगा 55 और 5 50 और 30 और इनकी 35 डिग्री। और ये जब लंब डाला गया ये कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब ये कोण होगा 90 डिग्री और ये 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5 9 3 12 के 125 डिग्री यहाँ पर हो जा रहा है, 125 और 5 30 30 और 50 80, यानी कि ये हो जाएगा 55 डिग्री, ये वाला मान। ठीक है, कोण डी सी बी का मान आ गया 55 डिग्री। जब ये 55 डिग्री हो गया और ये टोटल कितना था 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 5 60 और 30 90, ये वाला हो जाएगा 35 डिग्री। और यही पूछा है कि कोण ए सी डी का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और उनका एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या कितना दिया है, वह दिया है 26, गुणे में हो जाएगा दूसरी संख्या इंटू का हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 78 है और एचसीएफ कितना है, यह है 13। ये जगह 13 दूनी 26 और ये 39 दूनी 78 है, दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a, b प्लस सी, a, b माइनस सी और माइनस a, c है। ऐसा कोई त्रिभुज है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a का कितना है, a का निर्देशांक है a, b प्लस सी, ठीक है, ये a का निर्देशांक है। और b का कितना है, b का है a, b माइनस सी और c का निर्देशांक कितना है, यह है माइनस a, c है। तो अगर देखते हैं तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा a और y1 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा b प्लस का c और यहाँ से x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा a और b2 कितना हो जाएगा, सॉरी y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा b माइनस का c और यहाँ से x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा माइनस का a और y3 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा c। तो दोस्तों त्रिभुज का एरिया जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में कि एरिया त्रिभुज ए बी सी का वो होता है 1/2 इंटू का x1 इंटू का y2 माइनस का y3 प्लस का होता है x2 इंटू का y3 माइनस का y1 प्लस का होता है x3 इंटू का y1 माइनस y2, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस सूत्र पर रखकर इसका मान सब याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2AC आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 72 किसके 1/3 होंगे, क्योंकि 72 जो है वो किसके यानी कि x के 1/3 होंगे। तो ये भागा में इधर आएगा तो जब गुना में यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो 3 दूनी 6 70 72 जो है और 216 का 1/3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में √3 माइनस का 1 बट्टा में √3 प्लस का 1 है तो कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और बट्टा में दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू √3 माइनस का 1 और बट्टा में √3 प्लस का 1। तो दोस्तों दोनों तरफ कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, बोथ साइड कंपेयर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा का मान हो जाएगा √3 और कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का √3 बटा में 1 यानी कि माइनस का √3। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का √3 कितना मान होता है, ये होता है tan का 300 डिग्री का जो मान होता है वो होता है माइनस का √3। यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि यहाँ से थीटा का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 300 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे।